नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय राज्य युवा गांठ के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिक्षा से ही रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और यह व्यक्तिगत व सामाजिक विकास का आधार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका तय है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है और जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का उल्लेख करते हुए सामाजिक समरसता पर बल दिया। सम्मेलन की शुरुआत संत गांठ के महाराज की पूजा अर्चना से हुई, तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रजक समाज के प्रतिभावना छात्र छात्राओं और प्रबुद्धजनों एवं समाज सेवियों को शॉल और श्रीफल भेंट भी किया। अब खबर रायपुर से है, जहां विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समारोह को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को स्किल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है और इस दौरान स्किल इंडिया मिशन ने देश की तस्वीरें बदली जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत रहते हुए प्रत्येक वर्ग के लोगों को सक्रिय रहना जरूरी है। तो वहीं आयोजन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में रोंगटा यूनिवर्सिटी का भी जो योगदान है वो अत्यंत सराहनीय उन्होंने बताया। अब खबर बिलासपुर से है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि तोरबा कोनी के बाद अब सरकंडा थाना क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाने के आरोप में शिक्षिका के घर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र में सरगना थाना क्षेत्र के पीछे स्थित गीतांजलि सिटी में एक शिक्षिका के घर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में लगभग 20 से 25 लोग शामिल हुए थे। तो वहीं आपको बताते चले कि आरोप है कि प्रार्थना सभा के आड़ में धर्म परिवर्तन के लिए जो है इसका कार्य किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन पहुंचे और जहां पर जमकर हंगामा भी उनकी ओर से किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और प्रार्थना सभा के आयोजकों ने तीखी झड़प भी हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत करवाकर थाने लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थना सभा का आयोजन शिक्षिका अरुंधति साहू के मकान में हुआ था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। तो आपको बताते चले कि बिलासपुर से धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए एक मामला सामने आया और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण के केसेस जो है वो इलाके से आना आम बात हो गई है और अब बिलासपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ जानकारी है इस केस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कही जाती है बिलासपुर को, जहाँ पे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। आपको पता चले कि गीतांजलि सिटी फेज 2 में अवैध रूप से संचालित कथित एक चर्च है, जहां पे लोगों को प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में हिंदू संगठन जो है शिकायत मिलने के बाद पुलिस से शिकायत करते हैं कि एक सरकारी टीचर है जो और उनके जो बेटे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है और ये पूरा मामला जो है सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर गीतांजलि सिटी फेज 2 है, वहाँ पे एक चर्च बनाया गया है में, जहाँ पे इसको धर्मांतरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार जो धर्मांतरण के जो केसेस है लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं वहीं पे। जी,
तो श्रीकांत जी, इसको इस देख मामले में क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी की गई है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इसमें केस तो दर्ज कर लिया गया है, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई? जी, यहाँ पे जो टीचर है अनुदिति साहू और उनके बेटे को खिलाफ एफआईआर करके उनको जो व्यसन की धारा 299 के तहत उनके मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं पे जो पुलिस का भी कहना है कि लगातार इसमें पतासाजी की जा रही कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो इस तरीके की लोगों के प्रार्थना सभा के आड़ में लोगों को मतलब प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि लोगों को प्रलोभन देकर के आए दिन कभी बिलासपुर में हो रहा है, कभी रायपुर, कभी नक्सल बेल्ट हो गया। कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो धर्मांतरण का जो एक गिरोह कहना चाहिए एक तरह से, जहाँ पे लगातार सक्रिय हैं लोग और लोगों को प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करा रहे हैं। जी श्रीकांत जी, इस मामले का जो है पता कैसे चला, आखिर कैसे ये मामला जो है संज्ञान में आया? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 20 से 25 लोगों का ग्रुप जो था वो यहाँ पर था, प्रार्थना सभा की आड़ में यह खेल चल रहा था। जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये चीजें छुपने वाली चीजें नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 20-25 लोगों को ही प्रलोभन नहीं दिए थे, और भी लोगों को प्रलोभन दिए थे जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने जो हिंदू संगठन उनसे शिकायत की इसको बकायदा कि इस तरीके की प्रलोभन दिया जा रहा है, हमें भी प्रलोभन दिया गया था, उसमें हम तो नहीं माने। लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ पे जाकर के प्रार्थना सभा में, संगाई सभा जो कहना चाहिए, वहाँ पर जाकर के धर्म परिवर्तन के लोग भड़का रहे हैं, उनको अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाए जा रहे हैं, कहीं उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पैसे की धन की लालच हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों के पास से शिकायत हिंदू संगठन के पास आ रही थी, और उसको देखते हुए हिंदू संगठन ने बाकायदा इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाना को भी वहाँ पे दी थी। तो जिसको देखते श्रीकांत जी, बिल्कुल श्रीकांत जी, जिस महिला का नाम इसमें आ रहा है, क्या उस महिला का पहले भी इस तरीके का कोई इतिहास रहा है? जी नहीं, अभी तक ऐसा अभी ये पहला मामला है जो संज्ञान में आया है। इससे पहले क्योंकि स्वयं भी एक सरकारी टीचर है, शिक्षक है एक सरकारी स्कूल में, और उनके बेटे हैं, उन दोनों ने मिल करके ये पूरा धर्मांतरण का खेल रचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो पहली बार संज्ञान में आई थी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जल्दी उजागर नहीं होती है, लोग डर से या भय से या किसी कारण से पुलिस के सामने या फिर संबंधित जो हिंदू संगठन के सामने नहीं आते हैं। लेकिन इस बार का मामला सामने आया, और एक सरकारी टीचर जो अपने बेटे के साथ मिलकर के धर्मांतरण का पूरा कहना चाहिए पूरा संगठन को तैयार किया गया था, और लोगों को प्रलोभन देकर के वहाँ पे किया जाता है। बुजुर्ग भी थे, महिला बच्चे भी थे, महिलाएं थी। जी ठीक है श्रीकांत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों को कैसे भ्रमित करके धर्मांतरित किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि धर्मांतरण का जो खेल था वो यहाँ पर चल रहा था, और जहां पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस दौरान आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बेचने की साजिश रची है। तो वहीं कश्यप ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का भी आरोप लगाया। कश्यप का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में हुए घोटालों, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और उनमें गड़बड़ियों के साथ साथ कथनीकरणी के अंतर को उजागर करते हुए उन्होंने तमाम आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान भी भूपेश बघेल के साथ देगी, क्योंकि आपको बताते चले तो ये तमाम बातें जो है उनकी ओर से कही गई। तो आपको बता दें कि उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जिसमें तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। तो वहीं भूपेश बघेल पर कई तरीके के कटाक्ष उन्होंने किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार पंकज जी, प्रेस अधिकारी आलोक जी और 19 अप्रैल 2022 क्या कांग्रेस सरकार ने ही पद स्वीकृति से एक सिफारिश नहीं की, दस्तावेज सब बोलते हैं। श्रीवास्तव जी, श्री सौरभ सिंह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार पंकज जी, प्रेस अधिकारी आलोक जी और 19 अप्रैल 2022
क्या कांग्रेस सरकार ने ही बल स्वीकृति तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी का एक्शन हुआ है उसके बाद पूरे तरीके से राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर कटाक्ष कसते हुए वन मंत्री की ओर से तमाम आरोप भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश बघेल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हुए थे, तमाम ऐसी गड़बड़ियां हुई थी जिनकी ईडी की ओर से जांच की जानी चाहिए। तो तमाम आरोप उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए गए और जिसके बाद अब राजनीति पूरे तरीके से अपने चरम पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया राष्ट्रीय क्विक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुए, जहां पर मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर देश के 28 राज्यों से आए लगभग 1200 प्रतिभागियों और 300 कोचों का भगवान राम की ननिहाल और माता कौशल्या की पावन धरती छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि यह राज्य का सौभाग्य है कि वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषताओं से अवगत कराते हुए यह भी कहा कि यह देश के हृदय स्थल पर स्थित एक छोटा परंतु अत्यंत समृद्ध प्रदेश है और जिसका 44% भूभाग सुरम्य वनों से आच्छादित है। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने तमाम जानकारी इस पर दी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला सघन अबूझमाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती और राज्य में मनोरम जलप्रपात, सुंदर गुफाएं और समृद्ध खनिज एवं संपदा और संस्कृति की भी विविधता है। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्र प्रवर्तित जितनी भी योजनाएं हैं उनके कार्यों पर भी समीक्षा की गई है और जहां पर अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो वहीं क्षेत्र में वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन जैसे विकास कार्यों पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ साथ विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर साकार करने के चलते इस दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। अब खबर रायपुर से है, जहां पर सावन महीने के अवसर पर बुड्ढेश्वर महादेव से हटकेश्वर नाथ महादेव घाट तक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस दौरान आपको बता दें कि कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण और भक्ति का एक अनूठा प्रतीक है, जो कि आज आपको बता दें कि कावड़ यात्रा लाखों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव भी बन चुकी है। सावन के महीने में ये यात्रा अपने चरम पर होती है और इसे भी श्रद्धालु समूहों में व अकेले भी इस यात्रा को करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कावड़ मार्ग पर कावड़ियों का जत्था बोल बम के नारे लगाते हुए भगवा रंग धारण किए निकल पड़ते हैं और सभी का एक ही लक्ष्य होता है, महादेव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद पाना। अब खबर दुर्ग से है, जहां पर जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्यालय तक पहुंच गया है। जी आपको बता दें कि आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी और क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में 14 जुलाई को तब विवाद शुरू हुआ था जब पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के बेटे नीतू बाफना जो है वो एक मरीज को देखने के लिए अस्पताल में पहुंचे होते हैं और जहां पर मरीज की स्थिति में सुधार नहीं होता देख उन्होंने इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में जाने की सलाह दी और जहां पर यह बात वहां मौजूदा डॉक्टर को नागवार गुजरी और जिस पर बात ही बात में बहस और धक्का मुक्की
तक जो है वो पूरे तरीके से विवाद फैल गया, जहां पर आपको बता दें कि दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और अब इस मामले में थाने में दोनों ओर से शिकायत ली गई है। लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि नीतू बाफ्ना के राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस ने उल्टा उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक प्रभाव आम लोगों के इंसाफ के रास्ते में दीवार बन रहा है। इसमें लिखा गया है कि बिना जानकारी के अभद्र तरीके से बड़े भैया लाभचंद बाफना जी के घर में अभद्र तरीके से घुसकर जान से मारने के संबंध में शिकायत किया है। इस संबंध में मैं हमारे थाना प्रभारी से बातचीत करके मैंने इसको संज्ञान में लिया है और फिर इसको तस्दीक करके जो भी साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई। डॉक्टर दुष्यंत को है पिछले 20 वर्षों से मैं अहिवारा में बेरला तिराहा सुभाष चौक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिनांक 14 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे के लगभग जब मैं 2 मरीजों का परीक्षण कर रहा था, तभी श्री लाभचंद बाफना पूर्व विधायक साजा के पुत्र नीतू बाफना ने मेरे क्लिनिक में आकर मुझ पे जानलेवा हमला कर दिया तथा मेरे क्लिनिक में पदस्थ महिला परिचारिका को गंदी गंदी जाति सूचक अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। जिसके पश्चात मैंने 112 को तत्काल फोन किया। 112 को फोन करने के पश्चात मैं थाने गया। थाने में टीआई पारस ठाकुर जी ने मुझे लाभचंद बाफना जी के भाई चंचल बाफना और अशोक बाफना के साथ में समझौता करने के लिए मजबूर किया और मेरी आवेदन पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्पश्चात मैं एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने मुझे अलेक्जेंडर किरो साहब से मिलने के लिए कहा। अलेक्जेंडर किरो साहब से मैं बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं धंधा में कहीं बिजी हूँ, आप विनोद मीन साहब से मिल लीजिए। मैं विनोद मीन साहब से पुनः मिला। विनोद मीन साहब ने कहा कि इस पत्र की रिसीविंग अलेक्जेंडर किरो साहब करेंगे, आप उनसे ले लीजिएगा। और ना मैंने वहां से बात कर ली है, पारस ठाकुर साहब जो टीआई है नंदनीगढ़ थाना के, उनसे बात कीजिए, वो कार्रवाई करेंगे करके। तारीख को सुबह लगभग 8:30 बजे हम लोग उसी समय क्लिनिक हो रहे थे। उसी समय नीतू बाफना आके डॉक्टर साहब को मारे चप्पल से। शाम को वो लोग पेशेंट देखने गए थे हम लोग, तो रास्ते में 4 चक्का था, उसमें वो लोग आए थे, इधर उधर कर रहे थे आगे पीछे और छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके बाद 112 को बुलाए हम लोग और थाने में कंप्लेन किए और उसमें फोटो भी खींच के रखे हैं गाड़ी का। और वही लोग जाने सुबह सुबह तो आए थे, कुछ तो हुआ नहीं था मॉर्निंग में, बस शटर ही खोल रहे थे दुकान, उसमें आके मार दिए। 1-2 पेशेंट भी था। सब गाड़ी का नंबर आया है ना, अब गाड़ी तो दूसरे चलाते नहीं, जो भी चलाएंगे अब जो भी रहा होगा उसमें गाड़ी का फोटो है, उसी समय का है जिस समय हुआ था उसी समय का। अब खबर भिलाई से है, जहां पर जामुल थाना क्षेत्र के कैलाश नगर कुरुद घासीदास नगर के समीप धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर एकत्रित होकर जमकर हंगामा किया और धर्मांतरण कराए जाने के आरोप भी लगाए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि हंगामे के बीच जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और जहां चर्च में मौजूद करीब 100 से 120 लोगों को पुलिस बल ने जिस बस में पहुंचा था उसी में बैठाकर थाने ले आया गया, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और जहां पर बजरंग दल के जिला सह संयोजक रामलोचन राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि जामुल के कैलाश नगर के एक घर में 200 से 250 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और जिसमें बहुत संख्या में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जानकारी मिली थी कि वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों को भी प्रार्थना के नाम पर यहां पर बुलाया गया है और यहां बिना अनुमति इतनी संख्या में लोग जमा हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो
चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बैठक की जा रही है और जहां आपको बता दें कि राज्य के आपातकालीन परिचालन केंद्र से जानकारी उनके द्वारा ली गई, तो वहीं प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की भी जानकारी ली गई। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में बैठकों का दौर लगातार जारी है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज भी बैठक की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश में जिस तरीके से चार धाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा इस समय जो है अग्रसर है पूरे तरीके से, तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी की ओर से लगातार इन यात्राओं की अपडेट पर पूरे तरीके से पैनी नजर है। तो आपको बता दें कि उनकी ओर से लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है और इसी बीच आज भी उनकी ओर से बैठक की गई। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट लगातार जारी किए गए हैं। प्रदेश भर के तमाम जिलों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर भी तमाम जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ली जा रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी सरकार की ओर से जिस तरीके से प्रदेश में व्यवस्था बनाई गई है और उसका सुचारू जो संचालन हो रहा है, इसको लेकर बीच बीच में तमाम जगहों पर जिस तरीके से असमंजस की परिस्थितियां भी बनी और जहां पर प्रशासन को सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के बीच जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो इसको लेकर भी इन समीक्षा बैठकों में इस पर मंथन हो रहा है और जहां पर आपको बताते चले कि इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से तमाम विषयों पर समीक्षा की जा रही है और जिसमें तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी यहां बैठकों को लेकर जिस तरीके से दौर जारी है, तो उसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से समीक्षा बैठक की जा रही है। बैठक में तमाम अधिकारी भी इस समय मौजूद हैं। तो प्रदेश भर में चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा पूरे तरीके से अग्रसर है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच आज भी उनकी ओर से देहरादून में समीक्षा बैठक की जा रही है और जिसमें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के विपिन भी यहाँ पर मौजूद हैं और जहां आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से तमाम अपडेट लगातार जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, उन्हीं का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के साथ साथ सरकार के जनप्रतिनिधि भी जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार ही अपनी यात्रा को शुरू करें और जिस तरीके से मौसम का अपडेट सामने आ रहा है उसको देखते हुए ही आगे बढ़े। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की भी घटनाएं जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जहां पर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। तो आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य के साथ साथ आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौके पर पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। तो यह बैठक इस समय देहरादून में चल रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जगहों पर पूरे तरीके से अपडेट ले रहे हैं और जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए मौसम की, तो क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में इस समय बारिश का दौर जारी है और जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है लगातार प्रदेश भर से सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो वही मौसम विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट है और तमाम अपडेट जो है वो समय समय पर दी जा रही है और साथ ही साथ जो भी दर्शनार्थी है, यात्री हैं, उनसे भी मौसम विभाग के अनुसार जो अपील की जा रही है कि सतर्कता बरतें और नदी नालों से जिस तरीके से नदी नाले इस समय उफान पर है उनसे अपनी दूरी बनाए रखें और अपनी यात्रा की ओर तभी आगे बढ़ें जब मौसम विभाग की ओर से इसका पूरे तरीके से व्यवस्थाएं हों और पूरे तरीके से उनकी जो अपडेट्स हैं उनके अनुरूप ही अपनी यात्रा की ओर अग्रसर हो। तो उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस समीक्षा बैठक की जा रही है। तो आपको बता दें कि फोन कॉल के माध्यम से भी तमाम विषयों पर जो है उनकी ओर से चर्चा की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते रोज की बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से
फोन कॉल के जरिए भी जनता से जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उन पर फीडबैक लिया गया था। और आज भी कुछ इसी तरीके का दृश्य जो है वो नजर आ रहा है, जिसमें कि समीक्षा बैठक के बीच आप देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उनके द्वारा तमाम विषयों पर जानकारी ली जा रही है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बीच बीच में उनके और से फीडबैक्स भी लिए जाते हैं कि किस तरीके से धरातल पर प्रशासन की टीमें जो है वो काम कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जनता को किस तरीके की व्यवस्थाएं मुहैया हो रही हैं, इन सभी विषयों पर भी धामी सरकार पूरे तरीके से अपनी नजर बनाई हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि आज भी उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह समीक्षा बैठक ली जा रही है, जिसमें खास तौर पर प्रदेश में अतिवृष्टि यानी कि बहुत तेज बारिश की जिस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं, इस पर गहन विचार किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी इस समय से पूरे प्रदेश भर में जारी है, और जिसपे हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में प्रशासन की ओर से तमाम जगहों पर व्यवस्था की गई है। और जहां पर हरिद्वार में हर की पौड़ी की बात की जाए या फिर ऋषिकेश की बात की जाए, सभी जगहों पर प्रशासन की टीम पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भी लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड को लेकर पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं, जो कि समय समय पर अपडेट किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में भी भारी बारिश को लेकर तमाम तरीके के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए, और जिसमें कि मौसम विभाग पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।